बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में सेकंड लेसन अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 10th का हम लोग का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि अभी जो विषम परिस्थिति हमारे यहाँ चल रही है उसमें हम सब लोग अच्छे से घर में होंगे और कुशल होंगे। तो आज हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे, भस्म या क्षार, ठीक है, उसी को कहते हैं क्षार या भस्म, तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, सबसे पहला अम्ल के ऊपर तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट रखा हुआ है जिससे कि हमको समय कम लगे वीडियो बनाने में। अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ये किसने कहा था, तो सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल खट्टा होता है, किसने कहा था, रॉबर्ट बॉयल ने। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र जो होता है इसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। और यह जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। यह किसने कहा था, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि अम्ल जो पदार्थ है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। एग्जाम्पल है अम्ल का हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, अम्ल है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, ये अम्ल हुआ HCl, इसका जलीय विलयन मतलब जो हम जल में मिलाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन के रूप में टूटेगा। यहाँ भी यह हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट रहा है, ठीक है, यहाँ भी यह हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट रहा है। तो वैसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन जो है वो अलग होता है जलीय विलयन में, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। लेकिन एक चीज और है कि जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने उसमें अम्ल में जल मिलाया और डायरेक्ट हमको हाइड्रोजन आयन मिल गया, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो जल के साथ मिलकर के हाइड्रेनियम आयन, ये क्या है इसका नाम, हाइड्रेनियम आयन देता है। हाइड्रोजन के रूप में नहीं आता है, ये हाइड्रेनियम आयन के रूप में हमको प्राप्त होता है। इस तरीके से देख सकते हैं H+ और H2 मिलकर के क्या बनाया, H3O+, ये भी आपका हाइड्रेनियम आयन, ठीक है। तो ये हमारा अम्ल के ऊपर हुआ। अब अम्ल में दो टर्म आते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना नोट्स में बनाइएगा अम्ल के ऊपर। इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद पहला है आपका सांद्र अम्ल। अम्ल के बारे में क्या है, एक टॉपिक आ रहा है सांद्र अम्ल, और एक है आपका तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है, ठीक है। तो वैसा अम्ल जिसमें जल अल्प मात्रा में, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प मात्रा में उपस्थित हो, वैसा अम्ल जिसमें जल अल्प मात्रा में उपस्थित हो, सांद्र अम्ल कहलाता है, ठीक है बच्चों। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जिसमें जल जो होगा वो अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में उपस्थित होगा,
वो क्या कहलाएगा आपका, तो सांद्र अम्ल कहलाएगा। उसी के अपोजिट में तनु अम्ल किसे कहेंगे, तो वैसा अम्ल जिसमें जल ज्यादा मात्रा में, जल ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, जल ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, तनु अम्ल कहलाता है। अम्ल के बारे में यहां तक कह सकते हैं कि जो उसका भौतिक गुण है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारियां इकट्ठा कर ली है। सांद्र अम्ल वैसा अम्ल जिसमें जल कम मात्रा में उपस्थित होगा वो सांद्र अम्ल कहलाएगा, और जिसमें जल ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, आपका तनु अम्ल कहलाएगा। हम लोग एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में कैसे बदलेंगे और तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में कैसे बदलेंगे, तो वो भी आसान तरीका है। सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें जल को मिला देंगे। जब सांद्र अम्ल में हम लोग जल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तनु अम्ल बन जाएगा। और जब तनु अम्ल का वाष्पन करा देंगे, वाष्पन के थ्रू इसके जल को जब हम लोग वाष्पन करवा देंगे, जल को जब हम इससे निकाल देंगे, कम कर देंगे, तो वही तनु अम्ल क्या बन जाएगा, सांद्र अम्ल बन जाएगा। तो यहाँ तक अम्ल के बारे में जो बात हुई वो अम्ल से रिलेटेड अभी बात खत्म होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारक या भस्म। नोट कीजिए इसको फिलहाल। लिख लिए क्षारक या भस्म। इसमें क्षारक का ही नाम है भस्म, इसका इंग्लिश में नाम हो गया बेस। ठीक है, तो अम्ल जो था वो क्या था, स्वाद में खट्टा था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे पहला कि भस्म का स्वाद कड़वा होता है। भस्म का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। दूसरा पढ़ेंगे भस्म जो है वो लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, और हाँ, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, और नीला रहेगा तो उसको लाल करेगा नहीं। नीला लिटमस पत्र को भस्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वह नीला ही रहेगा। ठीक है, और लाल जो रहेगा उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, भस्म का स्वाद कड़वा होता है। भस्म का जलीय विलयन, भस्म का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड OH माइनस, मतलब हो गया आपका हाइड्रोक्साइड आयन। भस्म का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, इसका देखिए, मान ले जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम जलीय विलयन करेंगे तो यह जो है वो सोडियम प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में टूटेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन करेंगे तो पोटेशियम प्लस के रूप में और हाइड्रोक्साइड माइनस के रूप में टूटेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यदि जलीय विलयन करेंगे तो मैग्नीशियम प्लस के रूप में और हाइड्रोक्साइड माइनस के रूप में टूटेगा, 2H माइनस। ठीक है, 2H कितना है, 2। तो ये था आपका भस्म से रिलेटेड, इसको नोट कीजिए।
अम्ल और भस्म, ठीक है। इसके बाद एक नोट लिखेंगे, नोट जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक या भस्म क्षार कहलाता है। क्षार और क्षारक में अंतर है। जल में जो घुलनशील क्षारक होगा वो क्षार कहलाएगा, कहीं कहीं पे सिर भी हो जाता है। जल में जो घुलनशील क्षारक रहता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में क्षारक का इस्तेमाल यानी भस्म का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? तो साबुन के रूप में। जो साबुन हम लोग लगाते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में क्षारक होता है, ठीक है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि क्षारक जो होता है वो क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। हाँ, यहां लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन में भस्म का उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में भस्म का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो साबुन के रूप में। अब एक टर्म आएगा सूचक, क्या पढ़ेंगे? इस अम्ल और भस्म पढ़ लिए, लवण पढ़ेंगे, लवण के बारे में जानेंगे बाद में, पहले सूचक के बारे में जान लेते हैं। सूचक, तो सूचक क्या होता है? सूचक टर्म आया कैसे, क्यों आया? तो केमिस्ट्री में, रासायनिक शास्त्र में जो भी अम्ल और भस्म जो होता है या और जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग चख करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होंगे जो हानिकारक होगा, जो तीव्रनाशक होगा, जो जहरीला होगा। यदि हम उसे टेस्ट करेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे और जब उसको टेस्ट करेंगे तो क्या हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो उसी चीज को पहचानने के लिए, मतलब उसके स्वाद से नहीं पहचानेंगे, उसको छू करके वो नहीं पहचानेंगे, उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो उसको पहचानने के लिए सूचक टर्म आएगा। क्यों टर्म आएगा सूचक? क्योंकि बहुत सारे तीव्रनाशक और खतरनाक एसिड हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग सूचक का उपयोग करें, ठीक है। अब इसमें आते हैं सूचक में। तो सूचक वह पदार्थ है, सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन कर पदार्थ की प्रकृति को बताता है, वह सूचक कहलाता है। वह सूचक कहलाता है। सूचक क्या है? तो जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन करके जो बतलाता है वही क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। सूचक को 3 भागों में बांटा गया है। सूचक को 3 भागों में बांटा गया। सूचक कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। पहला प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। दूसरा कृत्रिम सूचक या संश्लेषित भी कह सकते हैं,
और तीसरा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक या इसी का नाम है ऑलिफैक्टरी। ऑलिफैक्टरी सूचक के नाम से भी जानते हैं इसको, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था सूचक। 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय। हम लोग पहले प्राकृतिक के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक सूचक पहला पढ़ेंगे, प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जो पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जो वैसा सूचक जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लिटमस और हल्दी। हल्दी जो होता है वो भी हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार, यहाँ लेते हैं हम अम्ल लेते हैं और यहाँ लेते हैं भस्म या क्षार। ठीक है, तो अम्ल जो होता है वो लिटमस पत्र को क्या करने का काम करता है, लाल करने का काम करता है, और क्षारक क्या करने का काम करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम करता है। हल्दी में यदि अम्ल डालेंगे, हल्दी में यदि अम्ल डालेंगे तो वह पीला ही होगा। हल्दी का कलर कैसा होता है, पीला, तो वह क्या होगा, पीला रहेगा। लेकिन हल्दी में यदि क्षार गिर जाए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। हमारे दैनिक जीवन में भी आप लोगों ने देखा होगा, यदि मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, और सब्जी का रस या दाल खा रहे हैं, दाल अगर गिर गई पैंट पे हमारी और वो पीला हो गया, क्या हो गया, पीला। यदि अब हम उसको धोने के लिए सर्फ या साबुन का इस्तेमाल जब करेंगे, अपने पैंट को धोने के लिए जिसपे हमारा खाने का पदार्थ हल्दी जो गिरा है उसको धोने के लिए जब हम क्षार यानी साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पैंट का जो रंग होगा, जहाँ पे हल्दी गिरा हुआ है जो पीला है, वो कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री जानेंगे तो धोने से पहले उसे सावधानी से पहले पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद उसमें साबुन लगाएंगे, नहीं तो उसका कलर लाल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री बहुत उपयोगी है। एक अच्छे गृहिणी के लिए हम लोग से ये जो नॉर्मल चैप्टर है ये सब के बारे में हमारी माँ, हमारी बहनें अच्छे जानती है। पीला पदार्थ पे गिरा हुआ है तो उसमें साबुन लगाने से पहले वो टमाटर, नींबू या और किसी पदार्थ से वो उसे धोने का काम करती है। साबुन लगाएगी तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों के बारे में जानना हम लोग को बहुत अनिवार्य होता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक, इसको लिख लीजिएगा। प्राकृतिक सूचक हो गया, अब पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक दूसरा। कृत्रिम सूचक वे सूचक जो रसायन के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वे सूचक जो रसायन के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। ठीक है, कृत्रिम सूचक क्या होता है, तो जो रसायन के द्वारा प्रयोगशाला में बनाते हैं वो क्या कहलाता है,
कृत्रिम सूचक। पहला हो गया आपका फिनोल्फथलीन, क्या कह सकते हैं इसको, फिनोल्फथलीन। और दूसरा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, ये दोनों जो सूचक है वो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है, इसे कृत्रिम करते हैं। और तीसरा है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक या इसी का नाम है ऑलिफैक्टरी सूचक। वैसे सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन कर अम्ल तथा भस्म की प्रकृति को, अम्ल तथा भस्म की प्रकृति को दर्शाता है, गंधीय सूचक कहलाता है। गंधीय या ऑलिफैक्टरी सूचक कहलाता है। ठीक है, ऑलिफैक्टरी सूचक या गंधीय सूचक क्या है, तो जो अपने गंध में परिवर्तन होकर के जो बतलाता है कि पदार्थ अम्लीय या क्षारीय। कैसे, इसके बारे में देखते हैं। यहां हमने ले लिया प्याज का रस, वैनिला। वैनिला जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, वैनिला फ्लेवर, वो क्या है, वो भी गंधीय सूचक में इस्तेमाल होता है। और तीसरा हो गया लौंग का तेल। यहां हमने लिया अम्ल और यहां लिया क्षारक, ठीक है। तो यदि अम्ल में हम लोग प्याज का रस, अम्ल में प्याज का रस यदि डालेंगे तो उसका जो गंध होगा वो तेज गंध हो जाएगा। क्या होगा, प्याज का हमें गंध तेजी से आने लगेगा। क्या आने लगेगा, तेज गंध आने लगेगा। और यदि क्षार में प्याज का रस डालेंगे तो कोई गंध नहीं निकलेगा, वह गंधहीन हो जाएगा, उसका गंध खत्म हो जाएगा। तो यदि आपको पता करना है कि यह पदार्थ अम्ल है या क्षारीय, तो यदि हम उसमें प्याज का रस डालेंगे, प्याज का रस डालने से क्या होगा, अम्ल रहेगा तो प्याज का हमें गंध तेजी से आने लगेगी। और यदि क्षार में डालेंगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैनिला यदि डालेंगे तो वैनिला का गंध समान ही होगा, जैसा पहले रहेगा वैसा ही होगा। लेकिन क्षार में डालेंगे तो कोई गंध हमें नहीं मिलेगा, कोई गंध नहीं मिलेगा। क्षार में डालने पे वैनिला का कोई स्मेल नहीं आएगा। लौंग का तेल यदि अम्ल में डालेंगे तो उसका गंध समान ही होगा, लेकिन यदि क्षार में डालेंगे तो हमें किसी प्रकार का गंध नहीं मिलेगा। तो ये था अम्ल और भस्म के ऊपर चर्चा। हमने अम्ल और भस्म के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा की है। जितने भी भौतिक जानकारियां हैं उससे रिलेटेड वो सारे सूचक भी, सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, जिससे कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी घर में रह रहे बच्चे जो इस लॉकडाउन में कोचिंग ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाए बोर्ड लेवल की, बोर्ड से ज्यादा। और ये जो हमारा जो चैप्टर है ये सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, बल्कि एसएससी, सीजीएल और जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में है उसमें भी केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। और ये जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में पढ़ाई का सबसे अच्छा साधन ये हमारा वीडियो ही है। इससे हम लोग अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और जो बच्चे गरीब हैं वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं।
और जो भी हमारे पढ़ाने में जो कमी हुई होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको अच्छा लगा है तो वो भी लिखें और खराब लगा है तो वो भी लिखें, जिससे कि हम और अपने आप को अप्रिशिएट कर सकें और अपने अच्छे और अगले वीडियो में और अच्छा कुछ कर सकें। धन्यवाद।